प्यारे बच्चों, आज की आपकी जो वीडियो है वो 10वीं की विज्ञान से पहले पाठ से है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ मतलब जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हम करके देख लेते हैं। हमारे पास ये मैग्नीशियम का फीता है और ये स्पिट लैंप है। जब हवा में इसको जलाएंगे तो आप देखें ये बहुत ही चमकीली लौ से जलता है। और इससे ये सफ़ेद रंग की राख बन गई। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख। ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन जो है वो आपकी हवा में थी, उससे मिलकर के ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये नया पदार्थ बन गया। इसका मतलब ये है कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें अंतर भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो मोम पिघलता है, वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो मोम ही रह गया, पिघल गया फिर जम जाएगा। लेकिन जो जलता है मोम तो उस समय जो है उसमें से ऊष्मा निकलती है, प्रकाश ऊर्जा निकलती है, उस साथ साथ जो है आपकी अन्य गैसें वगैरह निकलती हैं। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन और मोम का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। अब क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें जो चीजें क्रिया में भाग लेती हैं, जैसे इसमें भाग लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, तो भाग लेने वाले जो क्रिया करते हैं वो वस्तुएं, वो पदार्थ, वो यौगिक, वो तत्व, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो उनका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ये तीर के निशान से लेफ्ट साइड में जो है वो जिन्होंने क्रिया की वो तो अभिकारक या अभिकर्मक और अंग्रेजी में कहेंगे रिएक्टेंट। और जो तीर के निशान से आगे ये उत्पाद जो बन गया, इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। ये एक भी बन सकता है, ये कई भी बन सकते हैं। ये आगे क्रियाएं आएंगी उसमें पता चल जाएगा। अब किसी भी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए अगर व्यवस्थित रूप में उसको लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण भी हम कई प्रकार के होते हैं। जैसे उसको अगर हम शब्दों में लिखते हैं, भाई हमने हिंदी में या अंग्रेजी में हमने पूरा मैग्नीशियम लिख दिया, शब्द लिख दिया, फिर उसमें ऑक्सीजन लिख दिया और फिर उससे तीर का निशान जो एरो मार्क के आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसमें अभिकर्मक भी शब्दों में लिख रखे हैं, उत्पाद भी शब्दों में लिख रखा है, तो इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। फिर होता है कंकाली समीकरण, यानी हमने सीधा ये बता दिया भाई ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यानी इसमें हमने इस बात का कोई ध्यान नहीं किया है कि भाई मैग्नीशियम के कितने परमाणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ इनके संकेत लिख दिए और इसको कहेंगे कंकाली समीकरण। लेकिन क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं कि कोई एक तत्व है वो किसी के कितने भी परमाणुओं से या अणुओं से क्रिया कर जाएगा, ये फिक्स होता है। और जिस तीर के निशान से इधर जो यानी कि अभिकारकों में जितने परमाणु होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के यहाँ 2 परमाणु हैं तो उधर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के 2 ही परमाणु होंगे। इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु यानी कि एक अणु है, 2 परमाणु है तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये भी 2 ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब समीकरण के अंदर बाईं साइड में और दाईं साइड में यानी कि अभिकर्मकों और उत्पादों में जब उनके परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण।
संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पड़ेगा तो उसको हम अलग वीडियो में जो कवर करेंगे। अब हमें क्या पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई? तो कुछ लक्षण हैं, जैसे उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। आपने देखा कि ये सफेद राख जो है इसकी बन गई थी, थोड़ा सा रंग में परिवर्तन भी आ गया था। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि ठोस है वो द्रव में बदल जाए या द्रव है वो गैस में बदल जाए। ऊष्मा परिवर्तन, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी अभी निकली थी इसमें, आपने देखा था कि बड़ी तेज लो से ये जला था और काफी गर्मी इसमें से निकली थी। गर्मी रासायनिक अभिक्रिया में निकल भी सकती है, अवशोषित भी हो सकती है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में सभी की सभी ये बातें हों। किसी में कोई हो सकता है, किसी में कोई हो सकता है, किसी में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी गुण इसमें से हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ पहचान के लिए है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं में ये लक्षण हो सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि किस प्रकार से। पहले आपको एक बात और बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है, किसी भी परमाणु का, अणु का या द्रव्यमान का कोई भी विनाश नहीं होता है, जिसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं या संहति संरक्षण का नियम कहते हैं। सिर्फ क्या होता है कि भाई एक परमाणु दूसरे के साथ जुड़, यानी कि बॉन्डिंग चेंज होती है कि भाई एक परमाणु दूसरे के साथ, एक से टूट गया दूसरे के साथ मिल गया। सिर्फ इतनी बात है, कोई भी तत्व खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, ना ही कोई नया बनता है। अब उसके हिसाब से हम रासायनिक अभिक्रिया को कई प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे यह है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन जैसे कि नाम से जाहिर है कि भाई आपस में अभिकर्मक जो हैं वो जुड़ते हैं और एक संयुक्त उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा घरों में जो सफ़ेदी करने के लिए हम जो चूना लेके आते हैं, सफ़ेदी जिसको कहते हैं, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा उसमें जो है ध्वनि भी होती है, हिसिंग की ध्वनि जो पैदा होती है, और साथ में जो है बुझा हुआ चूना बनता है, CaO + H2O CaOH ट्वाइस, बुझा हुआ चूना जिसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं वो होता है। फिर तो ये हो गया संयोजन। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी बनता है उसको भी हम इसमें ले सकते हैं। फिर वियोजन की बात आती है। अब वियोजन जैसे नाम से जाहिर है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? टूटना। वियोजन का मतलब टूटना। जैसे ये चूने का पत्थर है, जब भी सफ़ेदी बनाते हैं, चूना जो घरों में कलई के लिए लाते हैं, तो चूने के पत्थर को गर्म कर देते हैं। ये जो ट्रायंगल जो दिखा रखी है, ये हीट का निशान है कि भाई हम इसको गर्म करेंगे चूने के पत्थर को, तो चूना यानी कि सफ़ेदी बनेगी और CO2 गैस जो है वो आपकी बाहर निकल जाएगी। यानी कि एक अभिकारक 2 में टूट गया, ज़्यादा में भी टूट सकता है। तो ये हो गया वियोजन। इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का आप समझते हैं, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना। अब जैसे कॉपर सल्फेट है, नीला तोता, इसमें अगर लोहे की छीलन या लोहे का बुरादा या लोहे के टुकड़े या कोई ब्लेड वगैरह डाल देते हैं तो क्या होगा? क्योंकि कॉपर की बजाय आयरन, लोहा जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वो इस घोल में से तांबे को, कॉपर को हटा देगा और खुद जो है इसके सल्फेट के साथ जो है लग जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4। FeSO4 बन गया और तांबा जो है तली में बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लोहे ने तांबे को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अब ये आपको पता है, आपने स्कूल में देखा भी होगा लैब में, ये नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, और ये फेरस सल्फेट जो है आपका हल्के हरे रंग का, तो रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर इसी में लोहे के स्थान पर अगर हम जिंक के टुकड़े डाल दें, आपने देखे होंगे खूब, तो उसमें डालेंगे तो क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और तांबा वही तली में बैठ जाएगा, क्योंकि जिंक भी तांबे से ज़्यादा क्रियाशील होता है। लेकिन यहाँ पर फेरस सल्फेट तो हल्के हरे रंग का बना था, उस समय यौगिक आपका जो जिंक सल्फेट बनेगा उसमें कोई भी रंग नहीं होगा, कलरलेस होगा। उसके बाद फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि भाई आयन से एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे हमने ये कास्टिक सोडा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अक्षार ले लिया, अम्ल ले लिया, जब इनकी हम क्रिया करवाते हैं जिसको हम उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं,
तो क्या होता है Na के साथ Cl। अब इसका Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों आयंस पास आकर के सोडियम क्लोराइड यानी कि सामान्य नमक बना लिया। और जो है अब हाइड्रोजन, अब ये OH माइनस आयंस और H प्लस आयंस मिलकर के H2O यानी कि पानी बना लिया। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे से आयंस को प्रतिस्थापन कर लिया। तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार तो ये हैं। उसके बाद हम बात करें कि भाई ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। एक तो होती हैं ऊष्माक्षेपी, जिसको कहेंगे एक्सोथर्मिक, मतलब कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में से गर्मी बाहर निकले, अभिक्रिया होगी गर्मी बाहर निकलेगी तो वो कहलाएगी ऊष्माक्षेपी। आप सबने देखा होगा सफ़ेदी के अंदर यानी कि चूना में जब जब हम मिलाते हैं तो जिस मटके में हम उसको भिगोते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाता है और उसमें से आवाज़ भी निकलती है, काफ़ी मात्रा में गर्मी बाहर निकलती है। तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा और साथ में ये गर्मी निकलेगी, गर्मी बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। दूसरी होती है ऊष्माशोषी। ज़्यादातर क्रियाएं तो ऊष्माक्षेपी ही होती हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम ऊष्मा देंगे तभी वो संपन्न होती हैं। उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस है, ये G4 गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलाई जाती है यानी कि इनको गर्मी जब हम दे देते हैं और इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो बनती है नाइट्रस ऑक्साइड, NO गैस बनती है। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इससे सूंघने से हंसी आने लगती है अपने आप ही। तो इसमें हमने गर्मी दी तो ये अभिक्रिया हुई, तो इसका मतलब ये क्या है, ऊष्माशोषी, अब्जॉर्ब किया इसने गर्मी को। इसी प्रकार कोक है, उसमें अगर कोक और भाप और साथ में गर्मी दी जाए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों में परिवर्तित होती है। मतलब कंडीशन ये है कि ऊष्मा यानी कि गर्मी इनको देनी पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर ऑक्सीजन के जुड़ने और टूटने के आधार पर भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बांट सकते हैं। ये होती हैं उपचयन, अपचयन और उपचयन अपचयन यानी कि रेडॉक्स। अब उपचयन या ऑक्सीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई जिस भी तत्व के साथ कोई भी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगी किसी तत्व या यौगिक के साथ, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके ये पानी बन गया, तो ऑक्सीजन के जुड़ने की अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहो या हिंदी में उपचयन आप इसको कह सकते हैं। अपचयन उसका उल्टा है, जिसको अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। जैसे मान लो हमने पानी का ही उदाहरण ले लिया कि पानी में से जो है अगर विद्युत धारा गुजारते हैं और उसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो ये अपचयन क्या हुआ कि पानी में से हमने ऑक्सीजन को तोड़ के अलग कर दिया, तो ये हो गई अपचयन या रिडक्शन। लेकिन ज़्यादातर ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो उसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं भाई, उपचयन भी साथ ही और अपचयन भी। ऐसी अभिक्रियाओं को अंग्रेजी में रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ हमने हाइड्रोजन को इसके साथ रखा और हीट, ये त्रिभुज का जो निशान दिखा रखा है ट्रायंगल का, अगर उसको गर्म किया तो क्या होता है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है ये टूट करके हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है, यानी कि कॉपर तांबा तो अकेला रह गया और हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ ले गई। अब इसमें दोनों काम साथ साथ हो गए कि भाई कॉपर ऑक्साइड की तो ऑक्सीजन टूट गई यानी कि तांबे में बदल गया, तो इसका मतलब यह इसकी ऑक्सीजन टूट गई तो CuO का हो गया अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ क्योंकि ये ऑक्सीजन मिल गई थी, इसने पानी बना लिया, तो हाइड्रोजन का हो गया
ऑक्सीजन जुड़ने को क्या बोलते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहो या ऑक्सीडेशन कहो। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसमें हमारे पाठ में, एक है विकृत गंधिता, जिसको अंग्रेजी में रेंसिडिटी कहते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ जो वसा में बने होते हैं, वसा जिनका इंग्रेडिएंट होता है, वे अगर ऑक्सीजन में खुले छोड़ दिए जाएं तो कुछ समय के बाद उनका ऑक्सीकरण होने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर एक स्मेल जो है वो उसकी यानी कि गंध खराब हो जाती है, साथ में उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रहता है। जैसे आपके ने ये देखे होंगे, चिप्स वगैरह को पैकेट में बंद करते हैं, अगर चिप्स को हम कुछ समय, या नमकीन जो लेके आते हैं हम, उसको कुछ समय अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी गंध खराब हो जाती है और वो खाने लायक नहीं रहती, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, या तो हम उसको निर्वात में, कि भाई जिस भी पैकिंग में उसको बंद करें, डिब्बे में या किसी पैक में, थैली में, तो उसकी हवा निकाल दें पूरी तरह से, तो ऑक्सीजन संपर्क में नहीं रहेगी तो उसकी विकृत गंधिता नहीं होगी। या फिर हम उसको पूरी तरह निष्क्रिय गैस में, जैसे कि आप ये चिप्स वगैरह के पैकेट लेके आते हैं तो वो फूला हुआ होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं जो बिल्कुल भी उसके साथ, खाद्य पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करती, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसकी गंध भी खराब नहीं होगी और वो विकृत गंधिता से बच जाता है। अब एक बात और है छोटी सी, कि भाई धातु संक्षारण जिसको कोरोजन बोलते हैं, तो इसका सीधा सा है कि भाई वायुमंडलीय प्रभाव से किसी धातु का क्षीण पड़ जाना, वायुमंडलीय प्रभाव से किसी धातु का